कि हम कुंडली को कैसे फलित करेंगे जेमिनी में, चर दशा के क्या नियम होंगे। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि जब हम विंशोत्तरी दशा में दशा को देखते हैं तो उसमें एक काफी लंबा प्रोसेस होता है। उसमें कारक को देखना होता है, गोचर को देखना होता है, ग्रह को देखना होता है, भाव को देखना होता है, दशा को देखना होता है, अंतरदशा को देखना होता है, इन सब चीजों को देखना होता है। और जब हम चर दशा की बात करते हैं तो यहाँ केवल राशि को देखा जाता है, राशि से ही देखी जाती है। जो भी राशि, जिस राशि की दशा चल रही है उसकी दशा और अंतरदशा देखेंगे। और विंशोत्तरी में हम देखते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, यहां तक हम जाते हैं। और काफी वर्क चार्ट भी देखते हैं कि किस तरह का फल हमें चाहिए, उसके लिए वर्क चार्ट की डिटेल में भी जाते हैं। लेकिन चर दशा में हम खाली कुछ नियमों का ही पालन करते हैं और इससे हमें सटीक रिजल्ट मिल जाते हैं। सटीक रिजल्ट तो विंशोत्तरी दशा में भी मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां सटीक रिजल्ट नहीं मिलते, वहां भी मिलते हैं। वहां मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ती है और उसमें लंबी मेहनत में प्रयास हमारे थोड़े कई बार विफल हो जाते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर जाते हैं। और जेमिनी ज्योतिष के अंदर क्या है कि हमें कम विवेचना करनी होती है, विश्लेषण छोटा करना होता है। अगर कहीं गलती है भी तो हमें जल्दी से पकड़ में आ जाती है और हम सटीक अपनी भविष्यवाणी दे पाते हैं कुंडली के हिसाब से। दूसरी बात, विंशोत्तरी दशा में हम यह देखते हैं कि मान लो किसी की शनि की दशा चल रही है तो वो 19 वर्ष सबकी चलेगी। कोई भी जातक है जिसकी शनि की दशा चलेगी तो 19 वर्ष की चलेगी, या चंद्र की दशा चल रही है तो सबकी 10 वर्ष ही चलेगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, चर दशा के नियम के अंदर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, यह डिपेंड करती है हमारी राशि के ऊपर, और राशि भी अलग अलग हो जाएगी। आप जैसे ये एग्जाम्पल कुंडली में देख सकते हैं, यहां पर चंद्र की चर दशा यदि हम देखेंगे तो वो चंद्र के ऊपर डिपेंड करेगी और लगन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहां पर जो राशि का दशा निकाली जाती है, राशि से दशा निकाली जाती है, वो लगन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम आ जाते हैं कि इसकी दशा कैसे देखेंगे। हम चर दशा को देखेंगे क्या है, उसका पहला नियम क्या है। बहुत आसान नियम है। जैसा कि हमें मालूम है कि हम कर्क राशि की दशा देखना चाहते हैं, मान लो जातक की कर्क राशि की दशा देखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे देखेंगे, चंद्र की दशा कैसे देखेंगे। ये आपके सामने कुंडली लगी हुई है, इसमें मकर लगन है और 7वें भाव में कर्क राशि है। हमें खाली कर्क राशि की दशा देखने के लिए कुछ भी नहीं करना, 4 नंबर को यहां स्थापित करना है लगन में और सारे ग्रह आगे और पीछे बिठा देने हैं। जैसे यहां से हमने 4 नंबर इसको लगन माना तो ये दूसरे भाव में आ गया, ये तीसरे भाव में आ गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार हमने खाली इसको लगन को, जो हमारी दशा है उसको हमने लगन बना लिया, दशा को हमने लगन बना लिया। बिल्कुल सीधा सिद्धांत है इसका। अब हम इसमें क्या देखेंगे, दशा को लगन बनाने के बाद हमें पता लगा कि कर्क राशि की दशा चल रही है। अब इसमें स्थिति देखेंगे, जो हमारे जेमिनी के चर कारक हैं, आत्म कारक, अमात्या कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, उनके बारे में देखेंगे, जैसा जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनका यहां पर क्या प्रभाव है। जैसे ये चंद्र की कर्क राशि की दशा है तो इसका स्वामी कौन हुआ, चंद्र। तो हम अब देखेंगे कि चंद्र की पोजीशन क्या है, आत्म कारक, अमात्या कारक या मातृ कारक या भ्रातृ कारक या दर कारक या पुत्र कारक या ज्ञाति कारक, उसकी स्थिति क्या है वहां पर। मान लो वो अमात्या कारक है, अगर चंद्र अमात्या कारक है हमारी कुंडली में, उसको चंद्र की जो राशि के अंश हैं आत्म कारक से थोड़े से कम है, दूसरे नंबर पर चंद्र आता है, तो इस समय जातक का समय आ गया है 10वें भाव का और 11वें भाव का फल मिलने का। जातक का समय आ गया है 10वें भाव का और 11वें भाव का फल मिलने का, क्योंकि अमात्या कारक इन 2 भावों में ज्यादा फल देते हैं। 10वें भाव में हमें नौकरी, व्यापार में तरक्की मिलेगी और 11वें भाव में लाभ होगा।
तो इस दशा में हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें किस ग्रह की दशा चल रही है, किस राशि की दशा चल रही है, वहां से हम अनुमान लगा लेते हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि भाव कौन कौन से इसमें बली हो गए। इस कुंडली को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लगन कुंडली को, खाली इसके ऊपर फोकस कर लीजिए। यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन से भाव बली हैं। मान लो यहां पर 5वां भाव बली हुआ तो हमें संतान से सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी, इस प्रकार के फल हमें मिलेंगे। और यदि 7वां भाव बली हुआ तो 7वें भाव के फल मिलेंगे, इंटरनेशनल व्यापार के फल मिलेंगे, पत्नी से सुख मिलेगा, इस प्रकार के सुख हमें मिलेंगे। तो ये हम भाव से देखेंगे कि कौन कौन से भाव बली हैं। एक भाव बली हो सकता है, एक से ज्यादा बली हो सकते हैं। यदि हमारे राशि दशा के अंदर तीसरे भाव में और छठे भाव में, तीसरे भाव में और छठे भाव में पापी ग्रह बैठ जाएं, तब भी हमें शुभ फल मिलेगा, तब भी हमें शुभ फल मिलेगा। और 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, चाहे वह पापी हो चाहे वह सौम्य हो, तब भी हमें शुभ फल मिलेगा। यह भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा शुभ फल लेने का समय आ गया है। अब फिर थोड़ा सा चर राशि के अंदर, चर राशि की जो दशा है उसके अंदर हम यह देखेंगे कि विषम राशियों में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे विषम राशि में यहां पर ग्रह बैठे हैं, विषम राशि में यहां पर ग्रह, यहां कोई ग्रह नहीं है, विषम राशि में यहां पर ग्रह बैठे हैं, इनके दोनों ओर ग्रह बैठने से दूसरे भाव में और 12वें भाव में, तो ये भाव बली हो गया। तो हमें दशम भाव के फल मिलने ही मिलने हैं, ज्यादा फल दशम भाव के मिलेंगे, क्योंकि विषम राशि में ग्रह बैठे हुए हैं। एक तो राशि बली हो गई मेष राशि और दूसरा भाव बली हो गया। दोनों तरफ ग्रह होने की वजह से विषम राशि के दोनों ओर ग्रह बैठेंगे तो हमें फल ज्यादा मजबूत मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अगर सम राशि के दोनों ओर ग्रह बैठेंगे, जैसे ये सम राशि है, इसके इधर और इधर ग्रह बैठेंगे तो हमें 100 हमारी दशा निकलेगी। तो हमें भाव बल भी देख लेना है और विषम राशि का भी देख लेना है। और चर दशा के अंदर केतु को शुभ मान लिया जाता है, केतु को शुभ मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा पाप ग्रह की। अगर मान लो 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में पाप ग्रह आ जाते हैं तो हमें पाप ग्रह से क्या नुकसान होगा। उस दशा के अंदर हमें फल जो मिलेगा, संतान से कष्ट, व्यापार से कष्ट, पत्नी से कष्ट या पिता से कष्ट, या हमारा धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, इस तरह के फल हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब चीजें तो हमने समझ ली कि इसको देखने के लिए, दशा देखने के लिए हमें किस प्रकार फल मिलेगा। एक चीज हमने इसमें और समझनी है, वो है नवांश, कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्योंकि कर्क राशि है तो इसका स्वामी चंद्र है, उसकी पोजीशन हमने देख ली कि आत्म कारक है, अमात्या कारक है या दारा कारक है, वो पोजीशन देख ली। दूसरा हमने पोजीशन ये देखनी है कि इसकी नवांश में क्या पोजीशन है। नवांश कुंडली में यदि इसकी पोजीशन काफी अच्छी है तो हमें फल बराबर मिलेंगे। अगर ये जाकर ग्रह नवांश कुंडली में थोड़ा कमजोर हो जाता है तो फलों में उसी अनुपात में हमें रिजल्ट मिलेगा। यह भी हमें विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं चर दशा के फल की, कि इसमें हमने पहले देखा कि लगन कुंडली को देखकर हमने देखा कि हमें कर्क राशि की चर दशा देखनी है, तो इसको हमने कर्क राशि को लगन बना लिया और उसके हिसाब से ग्रह बैठा लिए। फिर उसके बाद चंद्र की जो कर्क राशि का स्वामी है उसकी आत्म कारक अमात्या कारक में क्या पोजीशन है वह देख ली। फिर उसके बाद हमने भाव देख लिए, भाव के बाद हमने नवांश कुंडली में उस ग्रह का बल देख लिया। इसके अलावा भी दशाएं होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा भी हम बात करेंगे और भावों के बारे में, जैसे छठे, 8वें, 12वें भाव में। मेरा कहने का मतलब चर दशा से छठे, 8वें, 12वें भाव में, ये चर दशा का हुआ, इसको हमने लगन माना हुआ है, इसकी दशा चल रही है छठा, 8वां, 12वां भाव। यदि इन भावों में पापी ग्रह बैठ जाए तो हमें रोग, शत्रु व बंधन योग का फल मिल सकता है। और इनके साथ यदि केतु बैठ जाए तो वो फल ना के बराबर हो जाएगा। केतु को इसमें शुभ माना गया है चर दशा के अंदर,
6-8-12 में लगन से 6-8-12 में चर दशा की लगन से 6-8-12 में यदि पापी ग्रह बैठ जाए तो हमें बंधन दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं, शत्रु का भय दे सकते हैं। लेकिन केतु अगर साथ में बैठ जाता है तो इन चीजों का भय कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें यह ध्यान रखना है कि केतु की क्या पोजीशन है, राहु की क्या पोजीशन है। मान लो राहु यहां से लगन से, इसको हम थोड़ी देर के लिए चर दशा का लगन मान रहे हैं, राहु यहां से गोचर का राहु गुजर रहा है या और कोई पापी ग्रह गुजर रहा है, तो दशा के शुरू में जातक को काफी कष्ट हो सकते हैं, उसको काफी कष्ट सहन करने पड़ सकते हैं। क्योंकि पापी ग्रह का लगन में आना और राहु का लगन में आना अच्छा नहीं माना जाता, तो उससे जातक को अशुभ फल भी मिल सकते हैं। बाकी चीजें हम ये देखेंगे कि जिस भाव का या जिस राशि की अंतरदशा चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरदशा की। हमने दशा की बात कर ली, दशा राशि की बात कर ली, अब हम अंतरदशा राशि की बात करते हैं। तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसको हम देखेंगे कि जैसे कर्क राशि के साथ जिस राशि की दशा चल रही है, क्योंकि 12 की 12 राशियों की दशा चलनी है। मान लो कर्क राशि 5 साल की है तो 5-5 महीने की सब राशियों की दशा चलेगी। तो कर्क राशि में जिस भी अंतरदशा जिस राशि की चल रही होगी उसका प्रभाव भी ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे हमने अभी कर्क राशि के बारे में समझा। उसी प्रकार के फल मिलेंगे, उसकी मजबूती के हिसाब से फल मिलेंगे और हम उसको कैलकुलेट भी ठीक उसी तरीके से करेंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि अंतरदशानाथ कर्क राशि चर राशि का अंतरदशानाथ मूल त्रिकोण राशि का है, सबग्रही है, उच्च का है, तो उस समय फल अच्छे मिलेंगे। यदि वह कमजोर है तो उसकी स्थिति के हिसाब से फल मिलेंगे। हमें यह भी देखना है जो नियम हमने चर दशा में लगाए हैं, चर दशा में वही नियम हम लगाएंगे अंतरदशा में, बस उसमें राशि बदलेगी। क्योंकि इसको 12 की 12 राशि के साथ काम करना है पूरे टाइम में। तो जब इसकी राशि चलेगी मिथुन की तो मिथुन के प्रभाव भी साथ में देगा, वृष की राशि चलेगी तो वृष के प्रभाव भी देगा, धनु की राशि चलेगी तो धनु के प्रभाव भी देगा। जो उस ग्रह का स्वामी है, जो उस राशि का स्वामी है, उसके हिसाब से हमें फल मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यह समझा कि चर दशा के फल नियम क्या हैं और इनको लगाना कितना आसान है। क्योंकि इसमें हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है और रिजल्ट काफी सटीक आ जाते हैं। तो इसको आप प्रयोग करके देखिए, अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, इसको आप यूज कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।